अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खाली घर बाय अनवार अली की। आपको अब तक ये स्टोरी कैसी लग रही है, अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अब आगे। अजाब में तो नीलम थी, और क्यों ना होती। वो हर वक्त शोलों में घिरी रहती थी। तपिश थी, बदन को झुलसा देने वाली आग थी। सैयदपुर का जिन एक अजाब की सूरत में उस पर मुसल्लत था। वो अपने प्यारों से दूर थी और तन्हाई के दोजख से झुलस रही थी। यहाँ क्या था? कुछ नहीं था। ये ठीक है कि सैयदपुर के जिन को नीलम से बड़ी मोहब्बत थी। वो उसके जुल्फ का असीर था, उससे बेपनाह इश्क था। वो नीलम को खुश रखना चाहता था, लेकिन आग और पानी का भी कभी मिलाप हुआ है भला? सैयदपुर का जिन सहरा की आग था, तो नीलम बादल के एक टुकड़े से बरसती बारिश। आग पानी को चाटे जा रही थी। आहें और कराहें, रोना और सिसकना, बस यही शब ओ रोज थे नीलम के। उस आग में जलते हुए उसे कई माह हो गए थे। शोलों ने उसका बदन चाट लिया था, रूह तक झुलस गई थी। उसकी बात कोई सुनने वाला न था। वो किससे अपना दुखड़ा रोती? उसका दिल दुख से भर गया था। तन्हाई तीर बनकर उसके कलेजे में तराजू हो गई थी। वो तकिए पर अपना सर पटक पटक कर रह जाती थी। आंखों से आंसू बहते तो रुकने का नाम न लेते। सैयदपुर का जिन उसे रोते हुए देखता तो फौरन शहजादे के रूप में उसकी तरफ बढ़ता। नर्म मुलायम रुमाल से उसकी आंखों के मोती एहतियात से जमा करता और कहता, नीलम क्यों रोती हो? नीलम रोए नहीं तो और क्या करे। नीलम अपना खूबसूरत चेहरा नर्म और मुलायम तकिए में छुपा लेती। तुम्हें क्या दुख है? सैयदपुर का जिन अनजान बनकर पूछता। तुम नहीं जानते कर्ल, मुझे क्या दुख है? जानते हुए भी अनजान बनते हो, ये संगदिली की इंतहा है। वो गुस्से में कहती। तुम मुझ पर हुकूमत करती हो, मेरे दिल पर राज करती हो। जो कहती हो वो एक लम्हे में हो जाता है। मैंने दुनिया के बेशुकीमत हीरे जवाहरात तुम्हारे कदमों में डाल दिए हैं। तुम्हारी हर फरमाइश को मैंने हुक्म समझकर पूरा किया है। और मुझसे क्या चाहती हो तुम? सैयदपुर के जिन ने उसकी जुल्फों में उंगली फेरते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हीरे और जवाहरात। मैंने तुम्हें हीरे जवाहरात ही नहीं दिए, तुम्हें मोहब्बत भी दी है। तुमने मोहब्बत दी नहीं, तुमने किसी की मोहब्बत छीनी है। नीलम ने अपनी आंसू भरी आंखों से देखा। उसे भूल जाओ, उसे अब तुम जिंदगी भर न पा सकोगी। कर्ल, क्या मैं हमेशा तुम्हारी कैद में रहूंगी? क्या मैं कभी आज़ाद न हो सकूंगी? नहीं, कभी नहीं। सैयदपुर के जिन ने दो टोक लहजे में कहा, मैं मर जाऊंगी। मर कर भी चैन ना पा सकोगी। वो हंसा। क्या तुमने मेरी रूह को भी खरीद लिया है? वो उदासी से कहती। हाँ, ऐसा ही समझो। इन दोनों के दरमियान इसी तरह की गुफ्तगू जारी रहती। न वो कुछ समझती, न वो कुछ उसे समझा पाता। वो दरिया के दो किनारे थे जो कभी आपस में नहीं मिलते, लेकिन इस आग के दरिया में आग ने किनारों को मिला रखा था। यहाँ से वहाँ तक बस आग ही आग फैली हुई थी। हर तरफ आग लगी हुई थी। लाहौर में नीलम के वालिदैन वाजिदा और फैयाज इस आग में झुलस रहे थे, तो कराची में अकबर इस आग में तप रहा था। दरवाजे के पीछे लिखी हुई तहरीर 3 माह बाद खासी धुंधली हो गई थी, लेकिन अभी तक मौजूद थी। वो बाथरूम में जाकर घंटों इस तहरीर को देखता रहता। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। इन लफ्ज़ों को देखते देखते उसकी आंखें पथरा गईं। अब मौसम बदल गया था। सर्दी ने गर्मी के लिए जगह छोड़ दी थी, लेकिन अकबर के दिल का मौसम न बदला। जब उसकी शादी हुई थी तब से उसके दिल पर एक घटा सी छाई हुई थी, जो खुलती थी न बरसती थी।
मामू फुरकान गुलशन आते रहते थे। दादा गफूर से भी उनकी मुलाकातें जारी थीं, लेकिन कहीं से अभी तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई थी। वो रात को बिस्तर पर लेटता तो नीलम की मनमोहनी सूरत उसके सामने आती। वो ख्याल ही ख्याल में उससे बातें करने लगता, खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब देता। नीलम नीलम करते वो खुद ही नीलम हो गया था। नीलम को घर से गए हुए जब 3 माह हो गए और उसकी कोई खबर न मिली, सब थक हार कर बैठ गए, तो साबरा के दिल ने फिर अंगड़ाई ली। अकबर साबरा का इकलौता बेटा था। वो उसे इधर उधर गिरे पड़े देखती तो दिल ही दिल में कुढ़ती रहती। वो नहीं चाहती थी कि अकबर नीलम की जुदाई के गम में खुद को बीमार कर दे। तब साबरा ने एक दिन अपने शौहर से बात की। अब क्या करना है जी? किस बात का? बाबर ने पूछा। मैं अकबर की बात कर रही हूँ। क्या हुआ उसे? आप तो बाज़ औक़ात इतने मासूम बन जाते हैं कि नज़र उतारने को जी चाहता है, साबरा ने तीखे लहजे में कहा। फिर खुलकर और साफ साफ बात करो, बाबर अली ने हंसकर कहा। अकबर की हालत देखी है आपने? साबरा ने बड़े दुख से कहा। हाँ, रोज़ ही देखता हूँ। मुझसे उसकी शक्ल देखी नहीं जाती। उसकी सूरत देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। वो दिन बदिन सूखता जा रहा है। चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द हो गई है। हर वक्त खलाओं में घूरता नजर आता है। अब तो उसने बोलना भी तर्क कर दिया है। शोरूम से आता है तो अपने कमरे में जा घुसता है। इस तरह तो ये लड़का बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हाँ, मैं उसकी हालत देख रहा हूँ। वो शोरूम पर भी खोया खोया बैठा रहता है। गाहक कुछ पूछ रहा होता है, वो जवाब कुछ और दे रहा होता है। बाबर अली ने फिक्रमंदी से कहा। फिर उसके लिए कुछ करें ना। मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो अब तक कब का कर चुका होता। उसे नीलम चाहिए, मैं नीलम कहाँ से लाऊं? बाबर ने हकीकत बयान की। आप कोई और नीलम तलाश क्यों नहीं करते? तुम्हारा मतलब है कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए? हाँ, मेरा यही मतलब है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगा? उसे होना पड़ेगा, साबरा ने बड़े यकीन से कहा। बच्चों जैसी बातें न करो। अपनी बेवकूफ़ी में बेटे से हाथ न गंवा बैठना। अल्लाह न करे। साबरा ने फौरन अपना कलेजा थाम लिया। क्यों बदफाल मुंह से निकालते हैं? तुम जबरदस्ती उसकी शादी करोगी तो क्या वो घर में रहेगा? बाबर ने खदशा जाहिर किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो शादी के लिए राजी न होगा? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है, बाबर अली ने साफ गोई से कहा। तुम्हारा ख्याल गलत है, साबरा बड़े यकीन से बोली। फिर अपने बेटे से बात करके देख लो, बाबर अली ने कहा और रुख फेर कर सो गया। साबरा ने एक दिन मौका देखकर अकबर से बात की। वो शादी का नाम सुनकर ही हत्थे से उखड़ गया। अम्मी, आप क्या बात करती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नीलम की आस छोड़ दो, वो चली गई है। वो अब वापस नहीं आएगी। अम्मी, ऐसी मायूसी की बातें ना करें, मेरा दिल ना तोड़ें। मेरा दिल कहता है वो एक दिन ज़रूर वापस आएगी, अकबर ने कहा। अकबर, कुछ अकल की बात कर। साबरा ने जरा सख्त लहजा अख्तियार किया। खुदा का शुक्र अदा करके वो सैयदपुर का जिन इस घर को छोड़ गया। हाँ, वो इस घर को तो छोड़ गया, लेकिन मेरा सब कुछ ले गया। तेरा कुछ नहीं गया। तुझे नीलम जैसी 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। वो कौन सी वाजिदा की सगी बेटी थी, मुलाजिमा की औलाद थी। ऐसी लड़कियों का क्या गम करना। साबरा ने नीलम को उसके दिल से उतारने की कोशिश की। अम्मी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नीलम मुझे ना मिली तो मैं ज़िंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये कहकर वो तेज़ी से बाथरूम में चला गया। उसने दरवाज़ा धाड़ से बंद किया तो नीलम की तहरीर उसके सामने आ गई। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। हाँ नीलम, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अकबर की आंखों में सैलाब उमड़ आया। अगर सैयदपुर के जिन को सच्ची मोहब्बत का दावा था तो अकबर का भी इश्क सच्चा था। सैयदपुर के जिन ने अपने इश्क में नीलम को बर्बाद कर दिया था तो अकबर ने अपने इश्क में खुद को बर्बाद कर लिया था।
इश्क वही सच्चा होता है जिसमें आशिक का खाना खराब हो, महबूब का नहीं। अगर महबूब तबाह हो जाए और आशिक दनदनाता फिरे तो उसे सच्ची मोहब्बत नहीं कहते, उसे खुदगर्जी कहते हैं। मोहब्बत वो चिराग है जिससे अपने घर को आग लगती है। ये वो शमा है जो खुद जल बुझती है। जब से नीलम उस घर से गई थी, अकबर की हालत अजीब हो गई थी। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। वो इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं बैठा है तो बस बैठा खला में घूरे जा रहा था। सब उसकी हालत देख रहे थे। मामू फुरकान खास तौर से उसके लिए बहुत परेशान थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द नीलम का खोज मिल जाए। वो अपनी दुकान पर बैठे होते तो अपनी जान पहचान के ग्राहकों से तज़किरा करते रहते। एक दिन उन्हें एक ऐसे बंदे का पता चल ही गया जो गुमशुदा चीज़ों और खोए हुए इंसानों का पता बता देता था। वो अल्लाह का बंदा लियाकत आबाद में ही मौजूद था। मामू फुरकान पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रहे थे और बंदा बगल में मौजूद था। कभी ऐसा भी होता है भला? उस बंदे का नाम और पता लेकर उन्होंने अकबर को फ़ोन किया और उसे हिदायत की कि वो दुकान पर आ जाए। उसके लिए एक खुशखबरी है। अकबर मुकर्ररा वक्त पर मामू फुरकान की दुकान पर पहुंच गया। मामू फुरकान उसे देखकर फ़ौरन खड़े हो गए और बोले, 4 नंबर तक चलना है, गाड़ी लाए हो? जी हाँ, अकबर ने कहा और फिर वो दोनों मार्केट से निकलकर गाड़ी में आ बैठे। रास्ते में उन्होंने अकबर को उस शख्स के बारे में बताया। अकबर बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद हो चली कि अब ज़रूर नीलम के बारे में मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। उस शख्स का नाम जरगाम था। पता ठिकाना मालूम करते बिल आखिर उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गए। मामू फुरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। फ़ौरन ही अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ भई, कौन है? दरवाज़ा खुला है। वो दोनों मकान में दाखिल हुए। ये एक कमरे का छोटा सा घर था। कमरे के सामने थोड़ा सा सहन था और सहन में एक तरफ गुसलखाना और बावर्ची खाना था। कमरे में चारपाई बिछी हुई थी जिस पर मैली सी चादर पड़ी थी। एक कोने में ट्रंक था। ट्रंक के ऊपर एक टोकरी थी। दीवार में एक अलमारी बनी हुई थी, उसमें कुछ अल्लम गल्लम चीज़ें भरी थीं। जरगाम चारपाई पर लेटा आराम से सिगरेट पी रहा था। वो दो अजनबियों को देखकर फ़ौरन उठकर बैठ गया। अकबर को उस शख्स को देखकर बड़ी मायूसी हुई। वो एक ओल जलूल सा बंदा था। उसे खुद अपना नामो निशान मालूम न था। वो भला किसी और का क्या पता बताएगा? कैसे आना हुआ? उसने अपनी छोटी छोटी मगर तेज़ आँखों से दोनों को बारी बारी देखा। हम जी एक गुमशुदा लड़की का पता मालूम करने आए हैं। अच्छा, उसने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। वो एक दुबला पतला आदमी था। उसके बाल लंबे लंबे थे। वो चारपाई से एक झटके से उठा, अलमारी के सामने आकर खड़ा हुआ। फिर उसने एक डब्बे में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली और जब वो उनकी तरफ मुड़ा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उसके हाथ में एक लंबे फल का चाकू था और उसकी छोटी छोटी आँखों में एक खास चमक थी। ये एक खतरनाक चाकू था। मामू फुरकान की समझ में न आया कि उस हरकत का मतलब क्या है। वो इस वक्त दुकान से आ रहे थे। उनकी जेब में इस वक्त अच्छा खासा कैश था। एक लम्हे को उनके पसीने छूट गए। अकबर को वो शख्स सूरत से ही चरसी लगा था। उसके हाथ में चाकू देखकर यकीन हो गया कि वो गलत फंस गए हैं। किसी ने मामू फुरकान को किसी गलत आदमी का पता बता दिया है। अभी वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख ही रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। इतने में जरगाम ने चाकू के इशारे से दोनों को बैठने को कहा। आप लोग खड़े क्यों हैं? चारपाई पर बैठ जाएं। जरगाम की आवाज़ में कोई बात न थी जिससे गलत अज़ायम का अंदाज़ा होता। उसके लहजे से खुलूस झांक रहा था। वो दोनों ना चाहते हुए भी उस मैली चादर पर बैठ गए जो उस कमरे की वाहिद चारपाई पर बिछी हुई थी। जरगाम ने ट्रंक से टोकरी उठाकर नीचे ज़मीन पर रखी और खुद टीन के बॉक्स पर बैठ गया।
फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने चाकू की नोक को हथेली के नीचे कलाई पर रख दिया। कलाई पर जहां उसने चाकू की नोक गाड़ी, वहां मोटे मोटे दाने उभरे हुए थे। शायद ये चाकू को बार बार कलाई में गाड़ने की वजह से हो गए थे। चाकू की नोक को उसने कलाई में गाड़ कर आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, लड़की का नाम बताएं। लड़की का नाम बताएं। नीलम, मामू फुरकान फौरन बोले। उम्र क्या है? जरगाम ने सवाल किया। 20-22 साल होगी, मामू फुरकान ने जवाब दिया। जब लड़की गुम हुई थी तो किस रंग के कपड़े पहने हुए थी? इस सवाल पर मामू फुरकान ने अकबर को देखा। अकबर क्या जवाब देता? उसके नज़दीक नीलम इस वक्त गुम हुई थी जब वो खाली घर में चली गई। उस रात को जिन उसे लेने आया था और वो एक बग्घी में उसे बिठाकर ले गया था। उस रात उसने किस रंग के कपड़े पहने थे ये उसे याद न था। याद नहीं, अकबर ने जवाब दिया। मालूम नहीं, मामू फुरकान ने कहा। किस इलाके से गुम हुई? गुलशन इकबाल से। कितने दिन हो गए? 3 माह, मामू फुरकान ने जवाब दिया। लड़की कंवारी है? नहीं, शादीशुदा, मामू फुरकान ने कहा। शौहर का नाम? अकबर। अच्छा, ये कहकर जरगाम खामोश हो गया। उसकी आंखें मुसलसल बंद थीं, लेकिन पुतलियां मुतहरक थीं। खुद वो बिल्कुल साकत था। चाकू की नोक कलाई में गड़ी हुई थी और वो किसी मुजस्समे की तरह बैठा था। कुछ देर के बाद इस मुजस्समे के होठों में हरकत हुई। आंखें बदस्तूर बंद थीं। मैं सरसब्ज शादाब दरख्त देख रहा हूँ। ये कोई पहाड़ी इलाका है। इन दरख्तों में घिरा हुआ मुझे एक मकान नजर आ रहा है। नीलम कहाँ है? वो कहीं दिखाई दे रही है? नहीं। क्या नीलम इस मकान के अंदर है? हाँ। ये मकान कहाँ है? मालूम नहीं। कोशिश करें, इधर उधर घूम फिर कर देखें। अच्छा, करता हूँ। लेकिन चंद सेकंड के बाद ही एक झटके से आंखें खोल दी उसने और निढाल सा होकर पीछे दीवार से टेक लगा ली। उसने चाकू कलाई से हटा लिया और दीवार से लगा लंबे लंबे सांस ले रहा था। वो नीम मुर्दा सा हो गया था। मामू फुरकान और अकबर उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। जरगाम ने उन्हें परेशान होते देखकर हाथ के इशारे से तसल्ली दी और चंद मिनट इंतजार करने के लिए कहा। अकबर ने सहन में खड़ौची पर रखे हुए मटके से एक गिलास पानी निकाला और जरगाम को दिया, लेकिन जरगाम ने हाथ के इशारे से फौरन गिलास उसके सामने से हटाने के लिए कहा। क्यों? अकबर ने ताज्जुब से कहा। पानी पी लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर मैंने पानी पिया तो मर जाऊंगा, जरगाम ने ठहर ठहर कर कहा। यह सुनकर अकबर फौरन पानी का गिलास बाहर मटके के पास रख आया। थोड़ी देर बाद जरगाम की हालत खुद ब खुद संभल गई। दीवार से हटकर वो सीधा होकर बैठ गया। खुला हुआ चाकू उसके हाथ में था। वो चाकू उसने अलमारी के खाने में उछाल दिया। फिर वो ट्रंक पर अपनी गर्दन घुटनों में देकर बैठ गया और हाथ घुटनों के गिर्द लपेट लिया। उसकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे और आंखों में जैसे चमक न थी, वीरान और उदास आंखें। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। आपको क्या हुआ था? अकबर ने सवाल किया। हर अमल के बाद मैं इसी तरह निढाल हो जाता हूँ। ये मामूल की बात है। मेरे जिस्म से जैसे जान सी निकल जाती है, इसीलिए ये अमल मैं बहुत कम करता हूँ। आप लोगों के चेहरों पर परेशानी और शराफत देखकर मैं ये अमल करने के लिए फ़ौरन राज़ी हो गया। फिर मामला लड़की का भी था। मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरा किसने बताया था। खैर, जिसने भी बताया हो, उस इलाके का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। उसने पते के साथ ये ज़रूर बताया होगा कि मैं इस अमल के 250 रुपये लेता हूँ। हम 250 की जगह 500 रुपये देंगे, बल्कि अभी ले लीजिए। बस हमें नीलम का पता बता दीजिए। मामू फुरकान ने जेब से एक 500 का नोट निकाल कर अदब से उसके सामने पेश किया।
लेकिन जरगाम जिस तरह बैठा था वैसे ही बैठा रहा। उसने नोट पकड़ने के लिए हाथ आगे न बढ़ाया। मैं 250 रुपये ही लूँगा, लेकिन ये पैसे मैं इस वक्त लूँगा जब आपका काम हो जाएगा। अभी आपका काम नहीं हुआ है, मैं नाकाम हो गया हूँ। वैसे ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। आप लोग बताएं कि मामला क्या है। वो लड़की, क्या नाम बताया उसका? हाँ, नीलम। वो किन हालात में घिर गई है? बस जी, हालात न पूछें। मामू फुरकान ने गहरा और ठंडा सांस लिया और उदास होकर बोले, उस कमबख्त ने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। वो ऐसा उसके पीछे पड़ा है कि किसी तरह उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। उसके लिए हमने कैसे कैसे जतन न किए। खुद मैं कब्रिस्तान में जाकर उसके लिए अमल कर चुका हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ न हुआ। कोई आसेब है क्या? आसेब नहीं। कोई आसेब होता तो कब का जल मरा होता। वो एक जिन है, बड़ा जबरदस्त जिन, किसी के काबू में नहीं आता। अब तक तो वो लड़की के साथ गुलशन वाले घर में मुकीम था, लेकिन अब वो वहाँ से भी गायब हो गया है। साथ में लड़की को भी ले गया है। जरगाम ने अपनी मुर्दा आंखों से मामू फुरकान को देखा। तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि ये झटके मुझे क्यों लग रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, आप लोग कल इसी वक्त आ जाएं। मैं रात को कुछ कार्रवाई करता हूँ। कल आप लोग जब आएंगे तो मेरे हाथ में नीलम का पता होगा। आप लोग परेशान न हों और इस नोट को अपनी जेब में डाल लें। जिन बुजुर्ग ने मुझे ये इल्म अता किया था, उसने हिदायत की थी कि बगैर काम के पैसे ना लेना। मामू फुरकान ने 500 का नोट अपनी जेब में डाल लिया और ममनूनियत से उसकी तरफ देखते हुए खड़े हो गए। अच्छा जनाब, कल हाजिर होंगे। ये कहकर वो दोनों इस मकान से बाहर आ गए। अजीब शख्स है, अकबर ने कहा। हाँ, बहुत अजीब है, मामू फुरकान ने उसकी तायीद की। दूसरे दिन जब वो दोनों वक्त मुकर्ररा पर जरगाम के घर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मामू फुरकान ने आहिस्ता से हाथ से दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। मामू फुरकान ने तब दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ धकेला। दरवाज़ा अंदर से बंद न था, वो फौरन खुल गया। मामू फुरकान ने अंदर झांक कर देखा तो जरगाम चारपाई पर लेटा नजर आया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। जरगाम चारपाई पर बेसूध पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, मुंह खुला हुआ था। लगता था जैसे बहुत गहरी नींद सो रहा हो। उसके दाएं हाथ में खुला हुआ चाकू और बाएं हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। जरगाम साहब, जरगाम साहब, मामू फुरकान ने उसका हाथ हिलाया। मामू फुरकान ने उसका हाथ छुआ तो वो एकदम यकबस्ता महसूस हुआ। उन्होंने चौंक कर अकबर को देखा और अपने जबड़े सख्ती से बंद कर लिए। मामू, क्या हुआ? मामू फुरकान ने कोई जवाब दिए बगैर जरगाम की नब्ज पर हाथ रखा और उसका सीना टटोला, पपोटे खोल कर देखा, फिर उस तरह पीछे हटे जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मामू, क्या हुआ? अकबर ने फिर अपना सवाल दोहराया। ये मर चुका है। हैं? अकबर की आंखें हैरत से फट गईं। अब क्या होगा? ये उसके हाथ में कागज कैसा है? मामू फुरकान ने ये कहकर उसके हाथ से कागज निकाला। जब उन्होंने कागज की तह खोली तो उनके अंदर सन्नाटा उतर गया। अकबर ने भी इस कागज को देख लिया था। उस कागज पर जो कुछ था उसने भी गौर से देख लिया था। उस कागज पर एक काले बिल्ले का चेहरा था जो मुंह फाड़े गुर्रा रहा था। मामू फुरकान ने इस कागज को जरगाम की लाश पर फेंका और अकबर का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। अकबर, जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो। बस फिर वो उस घर से सर पर पांव रखकर भागे। गाड़ी में बैठे और हाँफते कांपते दुकान पर पहुँचे। मामू फुरकान ने 2 ठंडी बोतलें मंगवाईं और वो दोनों इन बोतलों को घूंट घूंट करके पीने लगे।
अब तक उन्होंने एक दूसरे से इस मौजू पर बात न की थी। अब वो बात भी क्या करते। जो कुछ था सब सामने था, जो कुछ हुआ था वो भी उन्हें मालूम था कि ये क्यों कर हुआ। मामू, उस लाश का क्या हुआ होगा? अकबर ने राजदारी से कहा। कोई मोहल्ले वाला देख लेगा और इस तरह उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मामू, ये क्या ज़रूरी है कि कोई पड़ोस का आदमी ज़रूर उसके घर पहुंचे? अगर कोई कल तक उसके घर में दाखिल नहीं हुआ तो उसकी लाश सड़ जाएगी, जाने उसका इंतकाल कब हुआ हो। फिर क्या करना चाहिए? क्यों न थाने फ़ोन कर दें? हम लोग भी लपेट में आ जाएंगे। पुलिस ऐसे मौके की तलाश में रहती है। हम अपना नाम पता क्यों बताएंगे? फर्जी फ़ोन होगा, बस जरगाम के घर का पता बता देंगे। हाँ, ये हो सकता है। तुम ऐसा करो, अपने घर जाकर फ़ोन करो। थाने के साथ साथ एधी सेंटर को भी फ़ोन कर देना। पुलिस अगर ठिकाने पर न पहुंची तो एधी सेंटर के एम्बुलेंस ज़रूर वहां पहुंच जाएगी। फिर अकबर ने मामू फुरकान की हिदायत के मुताबिक घर जाकर फर्जी नाम से थाने और एधी सेंटर में फ़ोन कर दिए। दूसरे दिन शाम के अखबारों ने जरगाम की मौत को खूब रंग आमेज़ी के साथ छापा। ऐसी ऐसी कहानियां घड़ी गईं कि मामू फुरकान और अकबर दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। अभी ये खबर ठंडी भी न हुई थी कि एक और खबर मौसूल हो गई। ये खबर दादा गफूर से मुतल्लिक थी। अभी कल ही की तो बात है कि दादा गफूर ने मामू फुरकान को फ़ोन करके हाजिरात के अमल के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, फुरकान, मुझे कुछ कामयाबी हुई है। कहाँ है वो? मामू फुरकान ने पूछा। अभी मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि पर्दे में कुछ न कुछ रहेगा जो जाहिर होकर रहेगा। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। दादा गफूर बहुत पुरउम्मीद थे। अब तक क्या मालूम हुआ? क्या दिखाई दिया? अभी तो बस एक मकान दिखाई दिया है, वो भी धुंधला धुंधला सा, दादा गफूर ने बताया। और वो मकान दरख्तों में घिरा हुआ है। कोई पहाड़ी इलाका महसूस होता है। मामू फुरकान फौरन बोले, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने उस मकान को दरख्तों में घिरा हुआ देखा है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? तब मामू फुरकान ने उस अजीब आदमी जरगाम का जिक्र किया। ओह! सारी बात तफसील से सुनने के बाद दादा गफूर ने अफसरदा लहजे में कहा। फिर दादा गफूर ने कुछ देर इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया और दूसरे दिन उनके इंतकाल की खबर आ गई। वो फजर की नमाज पढ़ने फ्लैट से निकले थे कि उतरते हुए उनका पाँव फिसल गया। सीढ़ियों पर ज़्यादा रोशनी न थी। उनका पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वो लुढ़कते हुए नीचे चले गए। 70 साल से ऊपर के थे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर आखिरी सांस ली और कलमा पढ़कर अपने खालिक से जा मिले। मामू फुरकान को दादा गफूर की मौत का बहुत सदमा हुआ। अकबर जब कब्रिस्तान से अपने घर पहुंचा तो शदीद जहनी खिंचाव का शिकार था। अगरचा अकबर के पास इस बात की कोई शहादत न थी कि दादा गफूर की मौत में सैयदपुर का जिन मुलव्विस है, लेकिन जाने क्यों उसका दिल बार बार इस बात की गवाही देता था कि ये सब किया धरा सैयदपुर के जिन का है। उस जिन ने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी, बल्कि अब वो मुजरिमाना कार्रवाइयों पर उतर आया था। वो अब कातिल बन चुका था। जरगाम की मौत कहाँ, उसे कत्ल कहना चाहिए। ये कत्ल उसी के हाथों हुआ। वहाँ तो उसने अपनी मनहूस सूरत भी छोड़ दी थी। दादा गफूर को भी उसी ने मारा। वो केले का छिलका आखिरी सीढ़ी पर कहाँ से आया? ये सवाल बार बार उसके सर पर हथौड़े बरसाता और उसका जहन खुद ब खुद सैयदपुर के जिन की तरफ चला जाता। अकबर मगरिब के वक्त अपने घर में दाखिल हुआ था। उसने किसी से बात न की। वो सीधा अपने बेडरूम में चला गया और जूते उतार कर बेड पर धम से गिर पड़ा था। जहन पर बोझ था, ख्यालात की यलगार थी। नीलम उसे टूट कर याद आ रही थी और अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू जारी थे।
जाने कितनी देर इसी कैफियत में गुजर गई। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। वो अपनी आंखों पर हाथ रखे लेटा था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर आंखों से हटाया और उसके साथ ही बैठ गया। बेटे अकबर, साबरा ने धीरे से पुकारा। जी अम्मी, अकबर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अंधेरे में क्यों लेटे हो बेटा? अम्मी, मेरे लिए अब क्या अंधेरा और क्या उजाला, दोनों एक जैसे हैं। तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, साबरा ने बड़ी मोहब्बत से कहा। फिर किससे करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, वो परेशान होकर बोला। इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर लो। अम्मी, मुझसे ऐसी बातें न किया करें, अकबर ने नाराजगी से कहा। अच्छा उठो, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। क्या मामला है? घर में इतनी लंबी रकम पड़ी है, तुम्हारे अब्बू कहते हैं उसका कुछ करना है। रकम? कैसी रकम? अकबर ने हैरत ज़दा होकर कहा। भूल गए? साबरा ने उठकर कमरे की लाइट जलाई और फिर वापस आकर अकबर के नज़दीक बैठ गई। अकबर सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। अरे तुम्हें वो रकम याद नहीं? वो 25 लाख जो। अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गया। अकबर ने साबरा को आगे न बोलने दिया। अम्मी, इन रुपयों को आग क्यों नहीं लगा देती आप? तुम इस मामले पर अपने अब्बू से ही बात कर लो। वो पैसे है कहाँ? सूटकेस में है, और सूटकेस पेटी में पड़ा है और उसके ऊपर लिहाफ गद्दे रखे हुए हैं, साबरा ने बताया। अच्छा ठीक है, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, आकर उस रकम का हिसाब किताब करता हूँ। ये कहकर अकबर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में दाखिल होकर जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो हस्बे मामूल उसकी नज़र नीलम की लिखी तहरीर पर पड़ी। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। ये तहरीर रोज़ बरोज़ धुंधलाती जा रही थी। उस तहरीर पर अकबर की जब भी नज़र पड़ती उसका कलेजा मुंह को आने लगता। नीलम को उस घर से गए हुए 3 माह हो गए थे और वो उसके लिए अब तक कुछ न कर सका था। ये बात तय थी कि नीलम जहाँ भी थी इस मकान में थी जो दरख्तों से घिरा हुआ था। वो मकान दोनों ने देखा था, जरगाम ने भी और दादा गफूर ने भी, और दोनों ही इस मकान के महल व वक़ू को तलाश करने की कोशिश में जाँ बहक हो गए थे। न जाने नीलम किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। वो जिन उस पर जाने कैसे कैसे जुल्म तोड़ रहा होगा। वो नाजुक सी नीलम ये सब कुछ कहाँ बर्दाश्त करेगी। बिल आखिर एक दिन मौत से हमकनार हो जाएगी। नहीं नहीं, उसका वजूद शिद्दत से चीख उठा। नीलम मेरी है, उसे कुछ नहीं होगा। वो मुझे मिलकर रहेगी, मैं उसे ढूंढ लूँगा। मुंह हाथ धोकर वो कमरे से बाहर आया तो टीवी लाउंज में बाबर उसका मुंतजिर था। बाबर ने उसे देखते ही अपने पास बैठने को कहा। इधर आ जाओ अकबर। जी अब्बू। अकबर बाबर के बराबर बैठ गया। राशिदा, जरा टीवी बंद कर दो, बाबर अली राशिदा से मुखातिब हुआ। राशिदा ने जल्दी से उठकर टीवी बंद कर दिया। मैं ये कह रहा था कि 25 लाख रुपए घर में पड़े हैं, उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? बाबर ने बात शुरू की। अब्बू, आपने क्या सोचा है? अकबर ने पलट कर सवाल किया। इतनी बड़ी रकम बेमुसरफ पड़ी है, हमें चाहिए कि उसे कारोबार में लगाएं। नहीं अब्बू, उस रकम पर हमारा कोई हक नहीं, वो हराम की रकम है। मेरे ख्याल में तो उसे नजरे आतिश कर देना चाहिए। अकबर ने दो टोक फैसला दिया। बच्चों जैसी बातें ना करो, फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है? आप जो मुनासिब समझें करें। ये कहकर अकबर उठने लगा। अच्छा, ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं। तुम जरा पेटी से वो सूटकेस तो निकाल कर लाओ। जी बेहतर, अकबर ने बड़ी सादतमंदी से कहा। फिर वो उठकर स्टोर में चला गया। राशिदा उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर पेटी के ऊपर पड़ा सामान हटाया। फिर पेटी में से लिहाफ गद्दे बाहर निकाले। वो सूटकेस सबसे नीचे था। अकबर ने झुककर पेटी में से उसे निकाला और टीवी लाउंज में वापस आ गया। वो सूटकेस उसने नीचे कालीन पर रख दिया। बाबर अली सोफे से नीचे उतर आया।
वो कालीन पर पांव फैलाकर बैठा। उसके हाथ में सूटकेस की चाबी थी। उसने सूटकेस के ताले में चाबी घुमाई, ताला खुल गया। अकबर, राशिदा और साबरा सब के सब सूटकेस को घेरे खड़े थे। बाबर अली ने बड़े प्यार से सूटकेस का ढक्कन उठाया। फिर जैसे ही उसकी नज़र सूटकेस के अंदर पड़ी, उसके छक्के छूट गए। वो कूदकर सोफे पर चढ़ गया। राशिदा और साबरा की चीखें बुलंद हो गईं। वो दरवाजे की तरफ सरपट भागी। अकबर भी सूटकेस के पास खड़ा न रह सका। वो जल्दी से सोफे पर चढ़ गया। सूटकेस में रकम न थी, बल्कि उसकी जगह एक कुंडली मारे सांप बैठा था। जैसे ही सूटकेस का ढक्कन खुला, उसने फंकार कर अपना फन फैला दिया और सरसराता हुआ सूटकेस से बाहर आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि उस सांप का रुख सोफे की तरफ नहीं था। अगर होता तो इन दोनों के पास इस वक्त ऐसी कोई चीज़ न थी जिससे वो उसका मुकाबला करते। उस सांप का रुख दरवाजे की तरफ था। साबरा और राशिदा उसके फन उठाते ही भाग खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने कमरे में जाकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो सांप सरसराता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। सांप के कमरे से निकलने के बाद अकबर ने स्टोर से अपनी हॉकी निकाली और सांप के पीछे गया। फिर उसने पूरा घर छान मारा, घर के आगे पीछे पौधों में भी देख लिया, लेकिन उस सांप का पता न चला। घर में कई दिन तक इस सांप की दहशत छाई रही। चलते फिरते, उठते बैठते बस यही गुमान होता कि सांप अब यहाँ से निकला, वहाँ से निकला। खास तौर से राशिदा और साबरा की बुरी हालत रही। रात को उन्होंने अकबर को अपने कमरे में सुलाया। ख्वाब में भी उस सांप ने पीछा न छोड़ा। कभी वो खिड़की से अंदर आता दिखाई देता तो कभी जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस होता। मामू फुरकान को मालूम हुआ तो वो कहीं से एक सपेरा पकड़ लाए। उसने घर के लान में बैठकर 2-2.5 घंटे तक बीन बजाई। वो बेचारा बीन बजा बजा कर थक गया, लेकिन कहीं से सांप बरामद न हुआ। घर में सांप होता तो बरामद होता। तब कहीं जाकर साबरा और राशिदा के दिल को इत्मीनान हुआ और उन्होंने बात बात पर सांप से डरना छोड़ा। बाबर अली को रकम के इस तरह निकल जाने का बड़ा सदमा था। वो अपने दिल में जाने क्या मंसूबा बनाए बैठा था, जो उसके दिमाग से लहराते हुए निकल गए थे। कितना अच्छा होता कि वो इस रकम को फ़ौरन ही इस्तेमाल में ले आया होता, तो आज ये दिन देखना न पड़ता। जबकि अकबर सूटकेस से रकम गायब होने पर बहुत खुश था। वो पहले ही दिन से उस रकम का मुखालिफ था। वो चाहता था कि उसे फ़ौरन नजर आतिश कर दिया जाए। बिल आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगरचा रकम को नजर आतिश करने की नौबत न आई, लेकिन वो खुद ब खुद गायब हो गई। अकबर की अब अजीब हालत हो गई थी। वो घर से शोरूम जाता और वहाँ से आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। वो घंटों नीलम की तस्वीर को तके जाता या बाथरूम में खड़े होकर नीलम की तहरीर को देखे जाता। साबरा से बेटे की हालत छुपी न थी। वो इस तरह बेड पर लेटे नीलम की तस्वीर को तकते हुए उसे देखती तो दिल कट कर रह जाता। उसका जी चाहता कि नीलम की इस तस्वीर को कमरे से निकाल कर फेंक दे। वो जानती थी कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने कभी ऐसा कदम न उठाया। एक रात अकबर ने नीलम को ख्वाब में देखा। उसने देखा कि नीलम घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। जिन ने उसे खुद ब खुद आज़ाद कर दिया है, क्योंकि अब नीलम उसके मतलब की न रही थी। वो शदीद बीमार हो गई थी। अकबर नीलम को अपने घर के दरवाजे पर पाकर फूला न समाया। जब वो गाड़ी से उतरकर उसके नज़दीक आया तो नीलम देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई। इस ख्वाब के बारे में वो सारा दिन सोचता रहा। दिन भर नीलम उसकी नज़रों में रही, उसके ख्यालों में छाई रही। वो ख्याल ही ख्याल में उससे हम कलाम होता रहा। शाम को जब वो शोरूम से वापस आया और गाड़ी खड़ी करके अपने कमरे में पहुंचा तो उसने वहां किसी को पाया।
वो लड़की नीलम की तस्वीर के सामने खड़ी थी और तस्वीर को महवियत से देख रही थी। अकबर की तरफ उसकी पुश्त थी, उसके लंबे बाल नीचे घुटने तक गए हुए थे। खूबसूरत पुरकशिश जुल्फें, पतली कमर, सडोल जिस्म। कौन है आप? अकबर ने पूछा। तब जवाब में उसने गर्दन घुमाई और मुस्कुरा कर देखा। अरे नीलम, तुम? ये कहकर अकबर बेकरारी से उसके तरफ बढ़ा। नीलम को रूबरू पाकर अकबर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे दिल हलक के रास्ते बाहर आ जाएगा। उसका रुआं रुआं खुशी से झूम उठा, चेहरे पर शादाबी आ गई, आंखें चमक उठी, होठों पर फूल खिलने लगे। उसका मतलब था कि उसने जो ख्वाब देखा था सच्चा था। नीलम खुद ब खुद घर आ गई थी। उसे जिन ने आज़ाद कर दिया था। वो उससे 6-7 कदम के फासले पर थी। मगरिब का वक्त था। कमरे में मलगजा सा उजाला था। अकबर बाहें फैलाए नीलम की तरफ बेकरारी से बढ़ा और अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि एकदम रुक गया। उसे कमरे में पाकर उसने अपना पूरा चेहरा अकबर की तरफ घुमाया। जब वो मुकम्मल तौर पर घूमकर सामने आ गई तो अकबर को ठिठक जाना पड़ा। वो नीलम न थी, नीलम का साया थी, पर तो थी, नकल थी। अरे, आप तो सचमुच धोखा खा गए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंटी ने ठीक ही कहा था। अकबर ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट जलाई। रोशनी में अकबर ने गौर से इस लड़की को देखा। वो नीलम से बड़ी हद तक मुसाबा थी, लेकिन वो नकल ब मुताबिक असल न थी। उसकी आंखें नीलम जैसी न थी। नाक और होठों की बनावट में भी फर्क था। चेहरे की रंगत और आवाज़ भी वैसी न थी। अलबत्ता उसकी जुल्फ़ें नीलम जैसी ज़रूर थीं कि आदमी एक मर्तबा देखे तो बस उलझ के रह जाए। पहली नज़र में वो नीलम लगती थी, फिर दूसरी नज़र सारा भरम खोल देती थी। अब ये बात तो साफ हो गई थी कि वो नीलम न थी। तो वो उसके बेडरूम में किस तरह आ गई थी? उसे यहाँ तक किसने पहुँचाया था? वो कौन थी? कहाँ से आई थी? अकबर ने उससे पहले इस लड़की को कभी न देखा था। वो रिश्ते की तमाम लड़कियों से वाकिफ़ था। साबरा और बाबर के दोस्तों की लड़कियों को भी उसने देखा हुआ था। राशिदा की सहेलियों को भी वो जानता था। ये लड़की बिल्कुल नई थी, अजनबी थी, पर कहाँ से आई थी? लड़की अकबर के तजब्बुस को भाप गई। पहले तो वो खिलखिलाकर हंसी, फिर एक अदा से अपने मुंह पर हाथ रखा, जैसे हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं आपके पड़ोस से आई हूँ। मेरा नाम सीमा शेख है, वो बेहिजाबाना बोली। आप आफताब शेख के यहाँ से आई हैं? अकबर ने सवाल किया। जी हाँ, वो मुस्कुराई। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, अकबर ने संजीदगी से कहा। आप देखते कैसे? मैं यहाँ रही कब हूँ? मैं पहली मर्तबा कराची आई हूँ, उसने बताया। ओह, अकबर ने हैरत जाहिर की। कहाँ से? मरीख से, सीमा ने हंसकर जवाब दिया। जी, क्या फरमाया? अकबर ने संजीदगी से जवाब दिया। ऊंचा सुनते हैं क्या? मैं मरीख से आई हूँ। अब अकबर को अंदाजा हुआ कि वो मजाक के मूड में है, इसलिए उसने सोचा कि खामोशी बेहतर है। उसने कोई जवाब न दिया और यूं ही दरवाजे की तरफ देखने लगा। चली जाऊं? सीमा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा कर बोली। यही मतलब है ना आपका? जी, मैंने ये तो नहीं कहा, अकबर ने घबरा कर कहा। फिर खामोश निगाहों से दरवाजे की तरफ क्यों देखा था? अब अकबर को एहसास हुआ कि ये लड़की मान न मान मैं तेरा मेहमान किस्म की चीज़ है। उसके साथ दो टोक रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब हर आए दिन ये होने लगा। राशिदा और साबरा की कोशिश होती कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें सीमा और अकबर ज़्यादातर साथ साथ हों। इस कोशिश में राशिदा अपनी माँ की पूरी मदद कर रही थी। आउटिंग के लिए हर जगह खुद भी अकबर को साथ ले जाती और सीमा को भी साथ ले जाती।
ऐसे ही एक दिन वो लोग बाहर से सैर व तफरीह करके दोपहर को घर वापस आए। दोपहर को खाना खाकर वो लोग वापस चल पड़े थे। घर पहुंचकर अकबर नहाया धोया और चाय पीकर सो गया। अभी सोए हुए उसे ज़्यादा देर न हुई थी कि किसी खटके पर उसकी आंख खुल गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा अंदर से बंद करके लेटा था। फिर उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर गई तो वो चौंक उठा। बाथरूम का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खोला था, इतने ज़ोर से कि वो दीवार के साथ जा लगा था। दरवाजे की आवाज़ से ही उसकी आंख खुली थी। दरवाजे पर नीलम खड़ी थी। वो उसे देखकर फौरन उठकर बैठ गया। नीलम, तुम? हाँ, मैं। नीलम कमरे में आ गई और सिंगार मेज के सामने बैठ गई। अकबर उठकर उसके नज़दीक गया और उसके साने पर हाथ रखना चाहता था कि वो गुस्से से एकदम खड़ी हो गई और बोली, खूब रंगरलियां मनाई जा रही हैं। नीलम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब आपको मेरी क्या फिक्र होगी? आपको दूसरी जो नीलम मिल गई है। वो तीखे लहजे में बोली, क्या बात करती हो? वो दूसरी नीलम है, वो तो तुम्हारे पाँव की धूल भी नहीं। फिल्में देखी जा रही हैं, कुल्फ़ी खाई जा रही हैं, समंदर की सैरें हैं, खूब हंसी मजाक हो रहा है। तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो तुम्हें मरकर भी नहीं भूल सकता। फिर मुझे ढूंढते क्यों नहीं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ। कुछ बताओ तो सही, तुम कहाँ हो, कहाँ छुप गई हो? अकबर, मेरे चारों तरफ आग है, मैं मरी जा रही हूँ, खुदा के वास्ते मुझे ढूंढ लो। अभी अकबर कोई जवाब देने वाला था कि अचानक एक खौफनाक आवाज़ कमरे में गूंजी, म्याऊं। अकबर ने पलट कर देखा तो बेड पर काले बिल्ले को पाया। काले बिल्ले को देखकर नीलम बाथरूम की तरफ भागी। काले बिल्ले ने भी बेड से छलांग लगाई और बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम का दरवाज़ा एक धमाके से बंद हुआ। तभी अकबर की आंख खुल गई। आंख खुली तो मालूम हुआ कि वो अब तक ख्वाब देख रहा था और पसीने में नहाया हुआ था। उसने उठकर पंखा तेज किया। कुछ देर के बाद जब पसीना खुश्क हो गया और दिल की धड़कन काबू में आ गई तो वो उठकर बाथरूम में गया ताकि मुंह हाथ धो ले। दरवाज़ा बंद करके जब उसने नीलम की तहरीर पर नज़र की तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो तहरीर जो वक्त के साथ धुंधला गई थी, इस वक्त बिल्कुल ताज़ा थी। ऐसा महसूस होता था कि नीलम अभी अभी उस तहरीर को लिख कर गई हो। वो चकरा कर रह गया। नीलम को उसने ख्वाब में देखा था या वो हकीकत में यहाँ मौजूद थी? उसके पास उसका कोई जवाब न था। रात को सीमा और उसकी अम्मी और बेगम आफताब को साबरा ने खाने पर दावत कर रखा था। अकबर को जब मालूम हुआ कि सीमा रात को इधर ही होगी तो वो घर से बहाना करके निकल गया। जब से उसने नीलम को ख्वाब में देखा था उसे करार न था। दिल पर घबराहट तारी थी और उसका जी चाह रहा था कि वो किसी तरह नीलम की तलाश में निकल जाए। घर से निकलकर वो सीधा मामू फुरकान के यहाँ पहुँचा। उसने खाना भी वहीं का खाया और बहुत देर तक मामू फुरकान से बातें करता रहा। फिर वो रात गए वहाँ से लौटा। उसका दिल मुतमईन था। उसने एक फ़ैसला जो कर लिया था। दूसरे दिन जब शाम को सीमा अकबर के घर आई तो उसका मूड बहुत ख़राब था। वो अकबर से हिसाब लेने आई थी कि वो कल रात को कहाँ गायब हो गया था, जबकि वो लोग उसके घर पर खाने पर इनवाइट थे। अकबर आ गए शोरूम से। उसने घर में दाखिल होते हुए सवाल किया, वो तो गए? राशिदा ने उसकी आंखों में देख कर कहा, गए? कहाँ गए? मरी, राशिदा ने कहा और सीमा का हाथ पकड़ लिया। आओ अंदर, तुमसे कुछ बातें करनी हैं। मरी? सीमा को एक झटका लगा। ये कैसे हो सकता है? ये बात उसने खुद कलामी के अंदाज में कही। वो गुमसुम सी हो गई। राशिदा ने महसूस किया कि सीमा पर इस खबर ने बिजली सी गिरा दी है। अंदर ही अंदर कोई चीज़ टूटी है। एक बेनाम सी उदासी उसके चेहरे पर छा गई थी।
सीमा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन राशिदा ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसने महसूस किया कि सीमा का हाथ न सिर्फ ठंडा हो चुका है बल्कि कांप भी रहा है। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? खैरियत तो है? राशिदा ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं हुआ मुझे। सीमा के होठों पर फीकी मुस्कुराहट आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या यहाँ तुम अकबर भाई से मिलने आई थी? राशिदा ने सवाल किया। नहीं तो, सीमा ने जल्दी से कहा। फिर उसने कुछ कहे बगैर ही बाहर का रास्ता लिया। फिर जो वो उस घर से भागी तो उसने पलट कर पीछे नहीं देखा। 2-3 दिन बाद मालूम हुआ कि सीमा वापस इस्लामाबाद चली गई, हालांकि उसका यहाँ काफ़ी दिन रहने का प्रोग्राम था। साबरा को बड़ी हैरत थी कि सीमा ने अचानक घर आना क्यों बंद कर दिया और क्यों इतनी जल्दी कराची छोड़ गई। साबरा अकबर के मरी जाने की वजह से बहुत परेशान थी। बाबर का ख्याल था कि ये सब साबरा की वजह से हुआ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उससे कब कहा कि वो मरी चला जाए? साबरा ने सफाई पेश की। तुमने उस पर सीमा को जो मुसल्लत कर दिया था, बाबर ने खफगी से कहा। ये सब मैंने उसके भले के लिए किया था, साबरा बोली। सीमा की वजह से नीलम की याद ने शिद्दत अख्तियार कर ली, इसीलिए वो चला गया। अब क्या होगा? साबरा ने घबरा कर कहा। मुझे क्या मालूम, बाबर लाताल्लुकी से बोला। आपने उसे मरी जाने की इजाज़त क्यों दी? साबरा उलझ पड़ी। मैं अगर उसे इजाज़त न देता तो भी वो चला जाता। ऐसा करें, आप खुद मरी चले जाएं, वो जाने कहाँ भटक रहा होगा। साबरा ने तशवीश से कहा। साबरा माँ थी, अकबर उसका इकलौता बेटा था। उसकी तशवीश बजा थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका लखते जिगर इस तरह मारा मारा फिरे। वो सीमा को देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने सीमा को गैबी इमदाद जाना था। उसे उम्मीद थी कि अकबर सीमा की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, फिर आगे शादी की बात चलाई जाएगी। लेकिन अकबर भी खूब चीज़ था। उसने सीमा को नज़र भरकर भी न देखा, और जूं जूं सीमा उसकी तरफ बढ़ती चली गई, तूं तूं वो नीलम के करीब होता गया। नीलम उसे शिद्दत से याद आने लगी। वो उसे देखने के लिए तड़प उठा। जरगाम और दादा गफूर से जो मालूमात नीलम के बारे में मिली थी, उसके मुताबिक नीलम दरख्तों से घिरे एक मकान में थी और ये कोई पहाड़ी इलाका था। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी कि नीलम किस पहाड़ी मकाम पर है। ये घर पाकिस्तान के किसी भी पहाड़ी मकाम पर हो सकता था, लेकिन कयास ये कहता था कि ये मकान मरी में है। मामू फुरकान से जब अकबर ने इस मामले पर बात की तो उन्होंने भी यही अंदाज़ा लगाया कि नीलम मरी में हो सकती है। इस क़याम की अगरचे कोई ठोस बुनियाद न थी, महज एक ख्याल था, और ये ख्याल बार बार जहन में इसलिए आता था कि नीलम आखिरी बार मरी में देखी गई थी। अकबर ने इस मसले पर ज़्यादा न सोचा। उसने अल्लाह का नाम लिया और मरी की तरफ परवास कर गया। मरी पहुंचकर उसने एक अच्छे होटल का इंतखाब किया और सामान रख कर बाहर निकल आया। उसके पास सामान ही क्या था? एक सफरी बैग था जिसमें चंद जोड़ों के अलावा कुछ न था। पहले दिन उसने कुछ न किया, सिर्फ मरी की इकलौती सड़क पर इधर से उधर घूमता रहा। वो एक एक लड़की का चेहरा गौर से देखता और आगे बढ़ जाता। उसने होटलों के चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई कामयाबी न हुई। उसका ख्याल था कि शायद इस तरह कहीं नीलम दिखाई दे जाए। रात को थक हार कर वो अपने होटल लौट आया। होटल से उसने कराची बाबर को फ़ोन किया, अपने खैरियत से मरी पहुंचने की इत्तला दी और जिस होटल में ठहरा था उसका नाम और कमरा वगैरह बताया। फिर दिन भर की कारगुजारी बयान की और दोबारा फ़ोन करने का वादा करके रिसीवर रख दिया। कमरे की लाइट बुझाकर वो बेड पर लेटा तो उसे बिस्तर कांटों भरा महसूस हुआ। वो सोने की कोशिश में करवटें बदलने लगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर उसने उठकर लाइट जला दी और कमरे में इधर उधर टहलने लगा।
टहलते टहलते उसने खिड़की से पर्दा हटाया तो शीशे की खिड़की में से चांद ने अपना चेहरा दिखाया। पूरा चांद था, एक सहर अंगेज मंजर था। वो खिड़की खोल कर चांद को तकने लगा। चांद को देखते देखते ऐसे ही उसके दिल ने ख्याल आया कि क्या पता नीलम भी इस वक्त चांद को देख रही होगी। काश कोई ऐसा जरिया बन जाए कि वो नीलम तक पहुंच सके। अकबर का ख्याल 100% दुरुस्त था। नीलम वाकई खिड़की में खड़ी चांद को गौर से देख रही थी। चांद और चांदनी से नीलम को हमेशा से दिलचस्पी थी। चांदनी उस पर सहर फूंक देती थी। उसके जिस्म के समंदर में चांदनी रातों में ज्वार भाटा सा आ जाता था। लाहौर में वो चांदनी रातों में देर तक टहला करती थी। इस वक्त भी वो खिड़की में खड़ी यही सोच रही थी। उसको लाहौर याद आ रहा था। फिर लाहौर से उसका जहन शादी और कराची की तरफ मुंतकिल हो गया। कराची शहर याद आया तो अकबर का चेहरा उभरा। वो चांद में उसका चेहरा तलाश करने लगी और चांद देखते देखते इतनी महू हो गई कि उसे पता ही न चला कि कर्ल उसके पीछे आ खड़ा है। सैयदपुर के जिन ने जब अपना जलता हुआ हाथ उसके शाने पर रखा तो वो एकदम चौंक उठी। ओह, मैंने महुवियत तोड़ दी। चांद में डूबी हुई थी शायद तुम। वो हंसा। नीलम ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से वापस पलटी और बेड पर आकर बैठ गई। मेरा ये मतलब तो न था, सैयदपुर का जिन बोला। काफ़ी देर से खड़ी थी, खड़े खड़े थक गई मैं, नीलम ने वजाहत की। खड़े खड़े थक गई या मेरा खिड़की के करीब आना पसंद न आया? कर्ल ने तंज किया। मैं खिड़की में खड़ी अकबर से तो बात नहीं कर रही थी, नीलम ने तंज का जवाब तंज में दिया। चांद को तो देख रही थी? कर्ल ने सवाल किया। हाँ, देख रही थी। क्या पता चांद में महबूब की शक्ल दिखाई दे रही हो। सैयदपुर के जिन ने तीर चलाया। काश ऐसा होता, नीलम ने उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा। तुम्हारा जी तो चाहता होगा कि अकबर किसी तरह यहाँ पहुँच जाए। काश वो पहुँच सकता, नीलम जिद पर उतर आई। खैर, उसका यहाँ पहुँचना तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन वो यहाँ पहुँचकर करेगा क्या? वो मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएगा, नीलम ने उसे जलाया। ओह, ये कहकर सैयदपुर के जिन ने एक जोरदार कहकहा लगाया। वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मेरे सामने वो कल का लौंडा है, तुम्हें ले जाने के बजाय कहीं खुद न फंस जाए। तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? नीलम गुस्से में आ गई। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी मैं क्या कहूँ? सैयदपुर के जिन ने हंस कर कहा। इतना तकब्बुर न करो, मत भूलो कि कभी कभी चूंटी भी हाथी को मार गिराती है। हर शख्स में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तुम्हारी भी कोई कमज़ोरी होगी। ये तुमने ठीक कहा, वाकई मेरी एक कमज़ोरी है। वो क्या? नीलम ने चौंक कर पूछा। तुम मेरी कमज़ोरी हो, सैयदपुर के जिन ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, और तुम्हारी वजह ही से मैंने अकबर को बर्दाश्त किया है, वरना कब का मैं उसे अपने रास्ते से हटा चुका होता। तुम उसे क्या रास्ते से हटाओगे? एक दिन वो ज़रूर तुम्हें रास्ते से हटा देगा। नीलम भी जज्बाती हो गई। तुम्हारा ये ख्वाब कयामत तक पूरा न होगा। ये ख्वाब नहीं है कर्ल, मेरे दिल की आवाज़ है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। कोई बात नहीं, अगर किस्मत में मिटना लिखा है तो मिट जाऊंगा, तुम्हारे लिए मिट जाऊंगा नीलम, सैयदपुर के जिन ने उसका हाथ छू कर कहा, और मिटकर अपनी खुश नसीबी पर नाज करूंगा। बहुत मोहब्बत है मुझसे? नीलम ने मुताशिर हुए बगैर पूछा। हाँ बहुत, वो बोला। सच्ची मोहब्बत है? उसने पूछा। हाँ, बादल से बरसती बारिश की तरह सच्ची, कर्ल ने जज्बाती लहजे में कहा। मेरा कहा मानोगे? नीलम ने सवाल किया। हाँ, एक बात के सिवा जो भी कहोगी सब कर गुजरूंगा, करके दिखा भी दूंगा, वो बोला। फिर तो ये मोहब्बत ना हुई, खुदगर्जी हुई।
अब तुम जो भी समझो, जो भी कहो, मैं तुमसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर कब तक कैद रखोगे मुझे कल ता कयामत। सैयदपुर के जिन ने मुस्कुरा कर कहा और फिर बैठे बैठे हाथ लंबा करके लाइट बुझा दी। उधर सैयदपुर के जिन ने लाइट बुझाई, इधर अकबर ने अपने कमरे की लाइट बुझाई और बेड पर लेट कर करवटें बदलने लगा। करवटें बदलते बदलते जाने किस वक्त उसकी आंखों में नींद की देवी उतर आई। सोते सोते उसने एक भयानक ख्वाब देखा। उसने नीलम को शोलों में घिरा देखा। नीलम के कपड़ों में आग लगी हुई है और वो आग आग पुकारती इधर उधर भाग रही है। दरिया का किनारा है, नीलम इधर है, अकबर उधर है। दरिया में खतरनाक जानवर तैर रहे हैं। अकबर मुझे बचाओ, अकबर मुझे बचाओ। नीलम की दिलखराश चीखें उसे सुनाई देती हैं तो वो खूंखार जानवरों की परवाह किए बगैर दरिया में छलांग लगा देता है। मैं आ रहा हूँ नीलम, वो जोर से चीखता है। वो जैसे ही दरिया में छलांग लगाता है वो पानी में गिरने की बजाय रेत पर गिरता है। दरिया अचानक खुश्क हो जाता है। वो दूसरे किनारे पर नीलम को देखता है और उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तब वो घबरा कर नीलम नीलम पुकारता है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। कमरे में अंधेरा होता है और उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही होती है। वो फौरन बेड पर बैठ जाता है। उसके हलक में कांटे पड़ रहे होते हैं और दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो उठकर पानी पीता है। फिर उसे नींद नहीं आती। रात का बकिया हिस्सा वो आंखों ही आंखों में काट देता है। सुबह नहा धोकर नाश्ता किया और होटल से निकल गया। उसने बाजार का एक चक्कर लगाया। फिर उसने दरख्तों से भरे मकान की तलाश शुरू कर दी। दोपहर तक वो एक ऐसे मकान की तलाश में सरगर्दा रहा जो दरख्तों से घिरा हुआ हो और दूर तक उसके आसपास कोई मकान न हो। ऐसे कई मकान उसने देखे, कई बंगलों के दरवाजे भी उसने खटखटाए, मगर मायूसी हुई। दोपहर को वापस होटल आ गया। उसने खाना खाया। थका हुआ था। कुछ देर आराम की गरज से लेटा तो नींद आ गई। सहपहर को उठा, चाय पी, फिर बाजार का एक चक्कर लगाया। उसके बाद उसने इस मर्तबा मुखालिफ